चलो लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो देखो बच्चों। अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था? सेंटर ऑफ मास पढ़ा दिया था। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन में सेंटर ऑफ मास मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है ना। सीएम मैंने सीओएम पढ़ा दिया था, सेंटर ऑफ मास पढ़ा दिया था। हाँ, हो गए थे ना। फिर मैंने स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स, याद है सबको? बच्चों सेंटर ऑफ मास पढ़ाने के सर बाद अभी मैंने लिखा रोटेशन क्या? खत्म नहीं हुआ है क्या? क्या बात कर रहे हो यार, रोटेशन इतना छोटा टॉपिक है? रोटेशन का अभी तो सेंटर ऑफ मास खत्म हुआ है। ओके ओके सर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे लगा था छूट गया मेरा ये। नहीं, फिर हम क्या पढ़े? काइनेमेटिक्स। ठीक है, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। बेटा सेंटर ऑफ मास हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हमें काइनेमेटिक्स पढ़ना है। काइनेमेटिक्स के अंदर मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, तीन इक्वेशन होता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये पढ़ा है बचपन में? ये बच्चों ने पढ़ा है ना बच्चों? इसी का इक्विवेलेंट मैंने बताया था रोटेशन में। ध्यान दो इधर। इसी का इक्विवेलेंट मैंने बताया था रोटेशन में। रोटेशन में क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट अल्फा टी, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। ये लास्ट क्लास का रिकैप कर रहा हूं मैं। और तीसरा इक्वेशन बना था ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। बच्चों जैसे आपने काइनेमेटिक्स में तीन इक्वेशन पढ़े थे, वैसे यहां भी तीन इक्वेशन होते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। ओमेगा नॉट अल्फा टी रोटेशन। देखो मैंने क्या बताया था चैप्टर कैसे पढ़ेंगे। तो चैप्टर पढ़ने में मैंने आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था। सेंटर ऑफ मास पढ़ाने के बाद मैंने कहा था सबसे पहले काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद उसमें टॉर्क वगैरह फोर्स वगैरह की बात करूंगा, फिर एनर्जी की बात करूंगा, फिर लास्ट में सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन को कंबाइन करूंगा। इस तरह से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले थे। तो बच्चों लास्ट क्लास में ये इक्वेशन मैं लिखवा चुका हूं, बस ये टू रिलेट करने के लिए चीजों को, कि जैसे यहाँ पे होता है वैसे वहां भी होता है जब कोई चीज घूमती है। बच्चों ये तभी वैलिड है, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो तभी वैलिड है जब अल्फा की वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट। अल्फा क्या है यहाँ पे? एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है यहाँ पे? एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा नॉट क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना बच्चों? ये तब होगा जब अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अगर अल्फा की वैल्यू वेरिएबल है, अगर अल्फा की वैल्यू वेरिएबल है बच्चों, तो आप वहां क्या करते थे? अगर ए वेरिएबल होता था तो आप क्या करते थे? ये फॉर्मूले तब होते थे जब ए की वैल्यू कांस्टेंट होते थे। बच्चों जब ए की वैल्यू वेरिएबल होता था तो आप क्या करते थे? जब ए की वैल्यू वेरिएबल होता था तो आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का सहारा लेते थे। ए इक्वल टू डी बाई डी टी या वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। आ जाओ। तब आप इसका सहारा लेते थे, ए बराबर डी बाई डी टी का या वी बराबर डी एक्स बाई डी टी का। ठीक है ना? तो बच्चों उसी तरह से यहाँ अल्फा अगर वेरिएबल होगा तो यहाँ पे अल्फा बराबर हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा बराबर हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। सब कुछ बिल्कुल पीछे वाला जैसा आपने मोशन में पढ़ा है उसी की तरह कॉपी पेस्ट। ठीक है ना? अब इसी के ऊपर, ये लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ, बस इसी के ऊपर आज कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले थे जो आपके सर्कुलर मोशन से आए थे। कौन कौन से फॉर्मूले थे इसके अलावा? बच्चों इसके अलावा फॉर्मूला था, जितने लोग को लिख लेना, इधर वाले फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इधर वाले मिटा रहा हूं क्योंकि इधर वाले तो मैंने केवल तुलना करने के लिए लिखा था, कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए। इधर वाला देखो बच्चों, इसमें और भी कुछ फॉर्मूले होते थे जो इंपोर्ट होते थे। फॉर्मूले कौन कौन से थे? पहला था बेटा एल इक्वल टू आर थीटा, याद है ना? लेंथ इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, मतलब लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू आर थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या था? v इक्वल टू आर ओमेगा। जैसे कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसका वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा? तो अगर ये रेडियस आपको गिवन है और ये एंगुलर वेलोसिटी गिवन है तो v इक्वल टू आर ओमेगा।
इसी को एक और बार डिफरेंशिएट करते थे बच्चों तो यहाँ पे निकल के आता था, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते थे तो आता था एटी इक्वल टू आर एल्फा, एटी इक्वल टू आर एल्फा। एटी क्या था बच्चों, तो एटी था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एटी वाज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और बेटा अल्फा क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, जैसे एक चीज आपने ये लिख लो, जिसको नहीं लिखा है वो लिख लो, ये सब फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ये हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। काइनेमेटिक्स मतलब अभी हम बिना कारण को जाने मोशन को डिस्कस करें। तो जिन्होंने ये नहीं लिखा है लिख लेंगे, लास्ट क्लास की चीजें ये सब, इसलिए थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाए चीजें, ठीक है ना। चल रहे बच्चों, बस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है एक बार आप देख लो, ठीक है ना, वो अब फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये लिख लो जल्दी जल्दी, ठीक है ना। अब इसी के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे, ऐसा न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें ये सब सारे फॉर्मूले यूज होंगे। बच्चों एक और फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, आप लोग जानते हैं ना फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी। बच्चों इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ये भी। एसी का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर, या आर ओमेगा स्क्वायर, ज्यादा पॉपुलरली आर ओमेगा स्क्वायर। ये एसी क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर्कल में कोई चीज घूमता है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है ना, उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो चलो बच्चों लिख लिया, ये जल्दी जल्दी कर लो, लिख लिया, छोटी छोटी बातें। देखो बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में घूमता है, जैसे आपने एक चीज पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल सर्कल में जब घूम रहा था तो उसके घूमने की स्पीड फिक्स थी, जैसे कि 10 मीटर पर सेकंड से एक स्पीड से घूम रहा, इसके घूमने की स्पीड क्या थी, फिक्स थी। लेकिन बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है कि घूमने की स्पीड फिक्स हो। ऐसे मान लो घूमने की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस घूमने की स्पीड को बढ़ा कौन रहा है, तो इसके अलोंग एक फोर्स लगेगा जो बढ़ाएगा। तो बच्चों उस फोर्स को, उस फोर्स के वजह से एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। जैसे आप बाइक है, बाइक को एक्सेलेटर दो तो फ्रिक्शन लगेगा ना ग्राउंड से जो उसको आगे पुश करेगा, तो बच्चों उस फ्रिक्शन के कारण एक एक्सेलरेशन आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और बच्चों जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो याद रखना बच्चों, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो स्पीड नहीं बढ़ता है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है इसके लिए, जीरो, क्योंकि स्पीड नहीं बढ़ता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड नहीं बढ़ता है तो इसके लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड बढ़ता है, इसीलिए इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। स्पीड बढ़ रहा है तो प्लस में होगा, घट रहा होता है माइनस में होगा। और तीनों इक्वेशन जो आपने पढ़े इक्वेशन ऑफ मोशन के, वो इस केस में वैलिड होंगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी। एटी की जगह मतलब ए की जगह क्या यूज किया जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है ना। तो बच्चों जो अल्फा और एटी के बीच में रिलेशन होता है, एसी के बीच में रिलेशन नहीं। जो अल्फा का रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है, एटी के साथ। एटी क्या है आपका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो अलोंग टेंजेंट लगता है। और सेंट्री, देखो ऐसे समझ सकते हो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज करता है, और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है। तो अगर स्पीड बढ़ घट नहीं रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा बच्चे, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि एटी इक्वल टू आर अल्फा। तो हर सेकंड ओमेगा, ठीक, ओमेगा क्या होता है, जैसे ओमेगा की वैल्यू है पाई बाई 6 रेडियन पर सेकंड, तो बताना चाह रहा है कि अगर रेडियस को ले लोगे तो हर सेकंड पाई बाई 6 का एंगल बना रहे हैं। अब अगर अल्फा बढ़ेगा तो अभी पाई बाई 6 का बनाएगा, अगले सेकंड ज्यादा बनाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगले सेकंड एंगल, ओमेगा किसकी बात करता है कि पर सेकंड कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, यहाँ पर सेकंड कितना एंगल सबटेंड हो रहा है उसकी बात कौन करता है, ओमेगा। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा समझते हुए इसको चलेंगे। तो ये सब बेसिक बेसिक कुछ कुछ बातें थी। हालांकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे सिलेबस से हटा दिया गया था, इसीलिए शायद जो बच्चे पढ़ भी रहे होंगे उनको मैंने नहीं बताया था, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको उसका आइडिया दिया। तो डायरेक्ट अब क्वेश्चन करेंगे बच्चों। एक यूनिट होता है आरपीएम, आपको पता है, चलिए क्वेश्चन से ही समझ लेंगे, ठीक है। बच्चों अगर अभी स्पीड है एक
लिखिए स्पीड ऑफ एन रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज फ्रॉम 120 आरपीएम टू 120 आरपीएम टू 600 आरपीएम, 600 आरपीएम, 120 आरपीएम टू 600 आरपीएम. Speed of an object is increased from 120 rpm to 600 rpm in 2 minutes. In 2 minutes. तो बच्चे इसमें कैलकुलेट करना है आपका, तो देन कैलकुलेट क्या क्या कैलकुलेट करना है. पहला कैलकुलेट करना है बच्चों आपको अल्फा, पहला कैलकुलेट करना है अल्फा, मतलब एज्यूम करना है आपको कि अल्फा कैलकुलेट करना है, ये एज्यूम करते हुए कि अल्फा कांस्टेंट है, ये एज्यूम करते हुए कि अल्फा कांस्टेंट है. ठीक है ना, एज्यूमिंग अल्फा इज कांस्टेंट, एज्यूमिंग अल्फा इज कांस्टेंट. बच्चों अल्फा भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन अभी आपको मानना है. दूसरा चीज कैलकुलेट करो बच्चों, थीटा, इतने में कितना एंगल सबटेंड हुआ, थीटा कैलकुलेट करो. तीसरा कैलकुलेट करो आर्क लेंथ या आर्क लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस. ठीक है, जो लीनियर डिस्टेंस, रेडियस की वैल्यू गिवन है आपको 2 मीटर, रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है 2 मीटर, लीनियर डिस्टेंस कैलकुलेट. ठीक है ना, और कैलकुलेट करो, बस करो इतना कैलकुलेट. बच्चों देखो आरपीएम से रेडियन पर सेकंड बदलना आता है सबको, आता है ना, आता है तो शुरू करो. आरपीएम से बच्चों ये क्या रखा है, ओमेगा दे रखा है, ये ओमेगा नॉट है, शुरू में घूमने की रफ्तार है, और ये ओमेगा है जो बाद में घूमने की रफ्तार. ठीक है ना, तो इसको पहले आरपीएम से रेडियन में कन्वर्ट करो, तो आरपीएम से रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा, 120 आरपीएम से रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करो. तो बताओ एक मिनट में अगर 120 रोटेशन हो रहा है तो एक सेकंड में कितना रोटेशन होगा, 2 रोटेशन, पक्का ना. तो बच्चों एक सेकंड में 2 रोटेशन यानी 2 आरपीएस. देखो ध्यान से समझो, एक मिनट में 120 रोटेशन, तो एक सेकंड में 2 रोटेशन. बच्चों एक रोटेशन में कितना रेडियन, 2 पाई, तो 2 रोटेशन में कितना रेडियन, 4 पाई. तो बच्चों ये कितना हो गया, 4 पाई रेडियन पर सेकंड. बेटा देखो एक मिनट में कितना रोटेशन है, रोटेशन समझ रहे हो ना, मतलब कोई चीज घूम रही है, पूरा एक चक्कर मार गई एक मिनट में, एक मिनट में 120 चक्कर मारा उसने, तो एक सेकंड में कितना मारेगा, 2, एक सेकंड में कितना मारेगा, 2. बेटा दिख नहीं रहा है, ऐसे एक सेकंड में कितना मारेगा, 2 चक्कर. तो बेटा एक चक्कर मारने में कितना एंगल बनता है सेंटर पे, 2 पाई. तो बेटा 2 चक्कर लगा रहा तो 4 पाई. इसका डायरेक्ट अगर कोई फॉर्मूला लिखना चाहे, हाँ ठीक है बेटा, वो तो बात की बात है. अगर इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लिखना चाहे बच्चों, तो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई 60 इंटू आरपीएम. लेकिन बच्चों मैं आपसे बोलूंगा कि रटने की जगह ना समझ लो, तो फॉर्मूला भूल जाएगा. आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट कर लो, एक रोटेशन में 2 पाई होता है, जितना रोटेशन है 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म हो जाएगा. मेरा बेटा समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा. अब निकालो तुम लोग बच्चों, 600 को भी कन्वर्ट करो, हो गया ना, 600 का कितना आया, ओमेगा नॉट ये आ गया, ओमेगा आ गया 600 का 20 पाई. अल्फा चाहिए, पहला इक्वेशन यूज कर लो. बच्चों टाइम को भी सेकंड में करना होगा, तो पहला इक्वेशन यूज किया, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी. ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 20 पाई, ओमेगा नॉट हमने निकाला है 4 पाई, अल्फा की वैल्यू मुझे निकालनी है, टी की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 60. टू इंटू 60, अब जो आया निकाल के देख लो आंसर. अल्फा की वैल्यू बहुत कम आएगी,
कितना आएगा बच्चों 16 पाई 16 पाई इज इक्वल्स टू 120 अल्फा। तो बस देख लो अल्फा के बच्चों कैलकुलेशन में मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझो, कैलकुलेशन तो कर ही लो, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा बच्चों थीटा निकालो, निकल गया थीटा बेटा, थीटा निकाल लो, चलो ठीक है। थीटा कैसे निकलेगा, दूसरा फॉर्मूला लगा लो, दूसरा फॉर्मूला लगा लो, निकालो फटाफट। तो जब वो उसको 1 साल बाद या 2 साल बाद होता है, जब मान लीजिए 1 साल बाद हो जाएगा, तो इतने पैसे लीजिए प्लस इसका 10% क्या होता है बेटा, तो बेटा थीटा क्या, थीटा के लिए करोगे क्या ये बताओ, इक्वेशन लगा दोगे ना, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, या तो तुम ये भी कर सकते हो लास्ट वाला लगा दो, दोनों से जो तुम्हारी इच्छा, लास्ट वाले से भी तो हो जाएगा ना, लास्ट वाले में ओमेगा हाँ पहले ये बताओ रेडियन मीटर क्या होता है जी, मीटर मीटर, थीटा 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 कितना, थीटा आ गया सबका, थीटा आ गया बेटा ना, थीटा रेडियन में आएगा, ये बताऊं मैं, थीटा निकालना हम लोग, देखो थीटा कैसे आएगा, तो बच्चों देखो दूसरा भी यूज कर सकते हो, तीसरा भी, बोलो कौन सा करें, दूसरा, चलो। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना था 4 पाई इंटू टाइम कितना था बच्चों 120 सेकेंड, गंदा रिजल्ट आएगा ये तो टाइम मैंने ज्यादा लिया है, कोई बात नहीं, प्लस हाफ इंटू अल्फा कितना आएगा 2 पाई बाई 15 इंटू 120 का स्क्वायर, अब जो भी है इसका वैल्यू। बच्चों अगर थीटा आ गया, थीटा आ गया तो फिर अल्फा कैसे निकालोगे, एल कैसे निकालोगे, एल इक्वल टू आर थीटा, डायरेक्ट एल निकल जाएगा, हाँ थीटा रेडियन में आएगा, इसकी जो भी आंसर आएगा बेटा वो रेडियन में आएगा, और इसका आंसर मीटर में आएगा, रेडियन की यूनिट तो होती है लेकिन उसका डायमेंशन नहीं होता, ऐसी दो क्वांटिटी हैं फिजिक्स में जिनका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन, 3D एंगल और एंगल, थीटा में रेडियन लिखेंगे, यूनिट लिख रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी डायमेंशनलेस, डायमेंशन वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तब उसको ओमिट कर देंगे, समझ रहे हो कि नहीं, जब डायमेंशन वाले क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो ओमिट कर देंगे। बच्चों आप नंबर ऑफ, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में मैंने पूछा होता कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताओ तो क्या करते, जैसे मैंने पूछा होता कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताओ तब क्या करते, रिवोल्यूशन कि उसने कितना रिवोल्यूशन किया, तो क्या करते, आपके पास थीटा आ गया था, थीटा यहां निकल गया था ना बच्चों, तो थीटा अपॉन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के लिए क्या करते आप, हाँ थीटा अपॉन 2 पाई, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 2 पाई, एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल चलता है 2 पाई, तो मान लो इसका आंसर आया होता 16 पाई, तो 2 पाई करते तो आंसर कितना आता है 8, यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना होता है 8, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चों अल्फा आपने निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया, तो किसी भी मोमेंट पे मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आपसे पूछ सकता हूँ। अच्छा बताओ यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, एटी क्या होगा, एटी के लिए क्या कर लोगे आर इंटू अल्फा,
देखो यहाँ AC का मैग्नीट्यूड लगातार बदल रहा होगा, लेकिन AT का मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा होगा, क्योंकि AT में अल्फा कांस्टेंट है, जानबूझ के दिया था, लेकिन AC में क्या आता है बच्चों, R इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा लगातार बदल रहा है ना। ओमेगा क्यों लगातार बदले, क्योंकि है, अल्फा है तो ओमेगा बदलेगा। ओमेगा की इक्वेशन तो आपको पता है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा की, समझ आ रहा ना। अरे ये पीछे वाले की तरह है, जो पीछे अपने मोशन में पढ़ा था उसी की तरह है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, जैसे ये है, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला है जैसे ये है, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला है जैसे ये, बाकी पीछे जैसा आपने पढ़ा है वैसा ही है। परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आसानी से करना है इसको। एक और क्वेश्चन करें, चलो बच्चों थोड़ा जैसे अगर मान लो अल्फा बराबर, या थोड़ा ऐसे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन है थीटा इक्वल टू, मैंने आपको दे दिया है टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6, टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि t इक्वल टू, पहला इसमें t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ओमेगा बताओ, तो बता दोगे। AC बताओ, बता देंगे। AC बताओ, ये सब बता देंगे ना। फिर पूछ सकता हूं इसमें AC ने ओमेगा बता दो, और हाँ AC थी। फिर पूछ सकता हूं बच्चों कि दूसरा t इक्वल टू 1 सेकेंड पर अल्फा बताओ, AT बताओ। कर लोगे ना, कर लो इसको, थोड़ा क्या है इसमें, कुछ नहीं रखता है। बच्चे बच्चे मैं ज्यादा इस पे एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें आपने थोड़ी सी मोशन में पढ़ी होंगी, सेम चीजें चल रही है इसके अंदर। जैसे बच्चों मोशन में यही क्वेश्चन मैं उधर भी लेके जा सकता था, x बराबर टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6 होता, तो मैं आपसे वेलोसिटी पूछता कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी बताओ, है ना। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे मुझे एक्सेलरेशन बताओ, वही बात है। तो बेटा अगर आपको x v a डिस्टेंस, अगर डिस्प्लेसमेंट है, उससे वेलोसिटी चाहिए तो डिफरेंशिएट करोगे, नीचे से ऊपर जाना हो तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। ऊपर से नीचे आना तो डिफरेंशिएट करोगे, नीचे से ऊपर जाना तो इंटीग्रेट करोगे। वही सिचुएशन यहाँ है, थीटा ओमेगा अल्फा, ऊपर से नीचे आना है डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो बच्चों, नीचे से ऊपर जाना है इंटीग्रेट कर दो। हाँ कोई बात नहीं, कर लो इसको। इसका कितना आएगा डिफरेंशिएशन थीटा का, 3t स्क्वायर माइनस 6t। t की वैल्यू कितनी रखने को बोला है, 2, 12, चल मैंने इसको, ठीक है कोई बात। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। बाकी t इक्वल टू 1 से एक बार और डिफरेंशिएट कर देना, वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। ठीक है ना बच्चों, पूरा काइनेमेटिक्स वाला नॉलेज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो टोटल जो पहले चैप्टर का नॉलेज है वो आप पूरा यूज कर सकते हैं। बस कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले को आपको ध्यान दे देना, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज को आपको ध्यान देना। कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ बस ऐसे, हटाओ बच्चों। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो जल्दी जल्दी बताना वहां क्या जीरो होगा बच्चों। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज जीरो होगा, अल्फा जीरो होगा और AT जीरो होगा। तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ये चलेगा इस, ठीक है ना। तो बच्चों अगर सर्कुलर मोशन में चलेगा तो इसका एक्सेलरेशन बस इधर की तरफ होगा, तो चाहे एक्सेलरेशन कहूं चाहे नेट एक्सेलरेशन कहूं, बात एक ही। तो बच्चों मैं क्वेश्चन आपसे बोलूं कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ट्रू और फॉल्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास पड़ा हुआ है, AC इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स क्यों, ट्रू क्यों, ट्रू कौन बोल रहे हैं,
फॉल्स कौन बोल रहा है? फॉल्स क्यों राम? ये स्पीड है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पीड यूज होता है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। नहीं बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर का मोशन का मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट है। तो बच्चों कितने लोग बोल रहे हैं ट्रू है ना ये? मैं स्टेटमेंट देता हूं, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, फॉल्स। आंसर क्या है इसका? फॉल्स। याद रखना। क्यों फॉल्स है? क्योंकि बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। मतलब समझ रहे हो क्यों? यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है, यहाँ पे पार्टिकल होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे लगेगा, यहाँ पे पार्टिकल होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे, यहाँ पे होगा तो ऐसे। तो तो क्या इसका बेटा एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी में तो वो कांस्टेंट कब कहा जाएगा? जब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी। लेकिन यहां आप देख रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, धोखा नहीं होना चाहिए। अगर बोले इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, फॉल्स। लेकिन क्वेश्चन बोले इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ट्रू। या बोले द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ट्रू। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। बच्चों याद रखना, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, बट लिख लो नोट करके। यूनिफॉर्म सर थोड़ी थोड़ी बातें बता दे रहा हूं बस, क्योंकि थोड़ा सा जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, उनमें गड़बड़ होगा। कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिख लो और उसमें लिख लो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट बट इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट बट इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, क्या ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस केस में नेट एक्सेलरेशन भी है? इस केस में नेट एक्सेलरेशन भी है, नेट एक्सेलरेशन भी है। तो बेटा ये भी बात है कि अगर बोले कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ट्रू। बोले इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, फॉल्स। बच्चों चाहे एक्सेलरेशन कहो चाहे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहो, बात एक ही है, क्योंकि बेटा यहां पे कोई और एक्सेलरेशन नहीं है, एकमात्र एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा दूसरा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म? 90 डिग्री। बेटा एक्सेलरेशन हमेशा अलोंग रेडियस होगा और जो वेलोसिटी होगा हमेशा अलोंग टेंजेंट होगा। तो एंगल बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों ए इज परपेंडिकुलर टू बी। और बेटा अल्फा 0 है तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, मतलब हमेशा वेलोसिटी ओमेगा नॉट के बराबर रहेगी। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ओमेगा नॉट इंटू टी। बच्चों अल्फा 0 है तो थीटा वाले फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट इंटू टी। अल्फा तो 0 ही है, मतलब सारे फॉर्मूले यहां भी लगा सकते हो, ये मत समझिए। बच्चों देखो, अब अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखो बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? कि जब एक वेलोसिटी से हो या एक स्पीड से वो घूमने। अच्छा पिछले केस में एक बात बताना, क्या इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है? क्या इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं है बेटा, इसका डायरेक्शन अभी इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, लेकिन क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है? तो मतलब थोड़ा थोड़ा बात है, याद रखना इसको। तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग एक स्पेशल केस करेंगे, अदरवाइज बच्चों इसके तो इनफाइनाइट केसेस, इनफाइनाइट। जैसे आप जो वो नहीं होगा वो ये होगा, अगर कोई एक स्पीड से नहीं चले, कुछ देर जाए पहले फिर चले फिर दौड़े, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बस विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
बस यही वाला केस हमने अभी किया था, पीछे भी जो किया था उसमें अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट थी ना, देखा था ना आपने। अल्फा की वैल्यू वेरिएबल हो, हालांकि आप तब भी निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास मैथमेटिकल टूल अब पता है, कैलकुलस आपको पता है, विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बेटा यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि अब की बार 2 एक्सेलरेशन आएगा, एसी, और एक और एक्सेलरेशन आएगा एटी। बच्चों वेलोसिटी हमेशा एटी के अलोंग, वेलोसिटी हमेशा एटी के अलोंग। ठीक है बच्चों, चलो बताओ। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, the value of centripetal acceleration is constant. True. In case of non-uniform circular motion with constant tangential acceleration, the value of centripetal acceleration is constant. बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा, डायरेक्शन तो चेंज ही हो रहा है। आपकी बार में मैंने वैल्यू को पूछा है, तो बेटा वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, AC इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो v के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, रफ्तार को लगातार बढ़ाएगा या घटाएगा ना। तो अब की बार ये भी गया, ये भी गया, मतलब अब की बार ना मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ना डायरेक्शन कांस्टेंट। समझ में आ रहा ना, इसको नोट करके लिख लो। इन दिस केस ऐसे बना लो, लिख लो, थोड़ा थोड़ा बात बता दे रहा हूं बस। इन दिस केस ऐसे ऊपर लिख लो, ऐसे केस बना लो, फिर इसके अंदर लिख लो इन दिस केस magnitude of centripetal acceleration is also not constant. अपने वर्ड में लिखो। क्या बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज आल्सो नॉट कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट नहीं होता, अपने वर्ड्स में लिखो, ठीक है ना। बच्चों क्या यहाँ पे 80 कांस्टेंट है? अच्छा 80 का यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? 80 का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है कि डायरेक्शन? देखो एक बार बताता हूँ, सर्कुलर मोशन दिमाग का दही कर देता है और उसमें छोटे छोटे रीजन से मिस्टेक होता है, समझ रहे हो। बच्चा हमेशा सर्कुलर मोशन आता है बच्चे, लेकिन वो गलती होता है। जैसे तुमने वैल्यू वैल्यू नहीं पढ़ा, केवल एक्सेलरेशन लिखा था, तो कह देगा मैंने तो पूरा माना था, डायरेक्शन भी माना था, जैसे पीछे वाले केस, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें सावधान रहना है। चीजें आसान है लेकिन लैंग्वेज पढ़ लेना ध्यान से। पिछले वाले केस में वैल्यू बोला तो कांस्टेंट था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नहीं बोला नहीं था। इस वाले केस में वैल्यू भी नहीं है ना डायरेक्शन है। बच्चों या क्या क्या यहाँ पे 80 कांस्टेंट है? हमने कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखा है, लेकिन उसका क्या कांस्टेंट माना है? मैग्नीट्यूड। तो कि फिर उसका डायरेक्शन बदल रहा है, पूरा समझ लो, डायरेक्शन बदल रहा है। बच्चों क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इन दिस केस? लिखो क्वेश्चन, ये लिख लेना पीछे वाला, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इन दिस केस। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, एक्यूट, ऑब्ट्यूस। What is the angle between acceleration and velocity in this case? हाँ देखो, कोई मैंने केवल एक्सेलरेशन बोला है, तो तुम कौन सा एक्सेलरेशन लोगे? अगर सेंट्रीपिटल लोगे तब 90 हो गया। अगर देखो क्वेश्चन इसमें फिर बन सकता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेने पे क्या होगा 90, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लेने पे क्या होगा 0, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला है, तो रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? बीच में। तो ये ए नेट आएगा, तो ए नेट के साथ बनने वाला एंगल क्या है? एक्यूट है, याद रखना ये बात। ए नेट के साथ बनने वाला एंगल क्या है? ड्राइंग में बना लो, कौन एक्यूट है। द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इन दिस केस इज एक्यूट। अरे ये सब पोर्शन दिमाग का दही करता है, थ्योरेटिकल है लेकिन दिमाग खराब कर देता है, ठीक है ना।
एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज एक्यूट। बच्चों अगेन कह रहा हूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोले तो 90 टिक लगाएंगे, टेंजेंशियल बोले तो 0 लगाएंगे, केवल एक्सेलरेशन बोले तो एक्यूट लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ये एंगल कितना होगा, कितना होगा? क्या AC और AT बराबर है? AC और AC तो लगातार बढ़ रहे हैं। तो अब ये ट्रायंगल देखो, तो इस ट्रायंगल में अगेन थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज, इधर क्या था AT, इधर क्या था AC, और ये क्या था ANET, ANET था ना। बेटा ट्रायंगल देख लो, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ऐसे बना सकता हूँ कि नहीं, तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, बच्चों ये वाला एंगल ही तो थीटा होगा। तो बताना जरा क्या लगेगा, क्या लगेगा? tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू AC अपॉन AT। नहीं बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू AC अपॉन AT। बेटा ANET कितना होगा, ANET कितना होगा? भाई उड़ गए तोते, चल रहा है सही गड़बड़? अरे वेक्टर तो पढ़ा है ना, क्यों परेशान हो? ANET कितना होगा? इसी में पाइथागोरस लगा लो, ये ANET होता है तो पाइथागोरस लगा लो यहीं पे, रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड, ये ANET का मैग्नीट्यूड। ज्यादा खतरनाक नहीं है ये, बस एक बार पढ़ लो खत्म हो जाए। चलो बताओ राम, ये एंगल टाइम के साथ बढ़ेगा या घटेगा? लॉजिक लॉजिक, ये वाला एंगल जो है, ये जो थीटा है, वो टाइम के साथ बढ़ेगा या घटेगा? तुम बताओ। हाँ राम, हाँ बताओ विज्ञान। अब ये क्या पलटू राम बन रहा है, अभी बोल रहा है कांस्टेंट। बेटा देखो एक बार बताता हूं, अगर दो वेक्टर है और उनके बीच में रिजल्टेंट है, अगर एक वेक्टर बढ़ाते जाओगे तो रिजल्टेंट उसकी तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो यहाँ बढ़ते कौन जा रहा है? AC। तो ये जो रिजल्टेंट है ना, टाइम के साथ इसकी तरफ शिफ्ट होता जाएगा, तो एंगल क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? तो यहां से भी देख सकते हो AC ऊपर है तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो टाइम के साथ AC इंक्रीज करता जाएगा। बेटा जागो, ठीक है, समझ में आ रहा है? एक आखिरी क्वेश्चन, फिर छोड़ देंगे मोशन, मोशन छोड़ देंगे। पहले बता, ये सब बेसिक थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है ना, क्या क्या चीजें चल रही है थोड़ा थोड़ा? एक आखिरी क्वेश्चन फिर छोड़ देंगे, मतलब छोड़ेंगे नहीं, मतलब अगला टॉपिक, अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे फिर हम लोग, टॉर्क। ठीक है चले आगे, देखो बच्चों क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, in case of non-uniform circular motion, in case of non-uniform circular motion with constant AT, with constant AT, the value of centripetal acceleration, the value of centripetal acceleration will be proportional to, will be proportional to, will be proportional to, ठीक है ना? एज्यूम द पार्टिकल इन, या ऐसे लिख लो u बराबर 0, शुरू में u क्या था आपका? 0 था, मतलब एज्यूम द पार्टिकल टू बी एट रेस्ट इनिशियली, मतलब इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था, AT लगा, इसको बढ़ाता शुरू किया। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपके पास, T, T स्क्वायर, T क्यूब, T का पावर 1/2। आपको बताना है कि मॉड ऑफ AC, इनिशियली यू हैव टू एज्यूम द पार्टिकल इज एट रेस्ट, शुरू शुरू में आपको ये मानना है कि पार्टिकल रेस्ट में,
बच्चों एसी का एक और फॉर्मूला तो पढ़ा है ना आपने, RW² T² ना। लॉक करूं बताओ, राम का आंसर कह रहे हैं कि T² लॉक करें। और लोग बताइए, राम तो कह रहे T², बाकी और लोग देख लीजिए। R⍵² लगाओ, खत्म करो। बताओ आर्यन, जल्दी बताओ। T² ना बच्चों, देखो AC इक्वल्स टू कितना होगा, ω², और R⍵²। बेटा ओमेगा को क्या लिख सकता था, ω0 प्लस अल्फा टी का स्क्वायर। अब की बार अल्फा होगा, क्यों, क्योंकि 80 है। बेटा 80 है तो अल्फा होगा कि नहीं, 80 बराबर R अल्फा होता है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है तो एंगुलर एक्सेलेरेशन भी होता है, क्योंकि 80 बराबर R अल्फा होता है। तो मतलब ω0 क्या होगा, 0, क्योंकि शुरू में पार्टिकल किस में था, रेस्ट में था। तो यहां से R इंटू अल्फा² इंटू T², ये AC हो गया, R इंटू अल्फा² इंटू T²। सही है, R इंटू अल्फा² इंटू T², डायरेक्ट। ठीक है, नहीं बताओ, कोई डाउट है तो बताओ, व्यूज हो नहीं जाग जाओ। कोई डाउट है तो बताओ इसमें, है ना। तो आगे चलें, चलो शुरू करते हैं टॉर्क। बहुत समय हो गया टाइम पास कर। आगे चलें, टॉर्क। टाउ। बच्चों अगर आगे कोई भी क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का आता है तो आप ऐसे समझना कि वो क्वेश्चन मोशन का है, बस उसके जगह डेटा बदला है। समझ में कि नहीं है, वो भी की जगह ओमेगा आ गया और अल्फा वगैरह देख लेना है, सब क्वेश्चन उधर का मानना। चलो अभी टाइम है, टॉर्क कर लेते हैं फिर करा लिख दिया टॉर्क। वो ये बोल रहा है कि ट्राइंगल, देखो एक मैंने ज्योमेट्रिकल मेथड से प्रूफ आपके एग्जाम में अधिकतर पूछा गया था, पता नहीं कुछ लोग के एग्जाम में पूछा गया था, हो सकता है कुछ लोग के हाफ ईयरली में, कि प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी में क्योंकि दिया हुआ है तो उन लोगों के एग्जाम में आ चुका है, तो वो मैंने नहीं करा था, मैंने डिफरेंशिएशन करके प्रूफ करा दिया था, थीटा बीटा लेके डिफरेंशिएट करके प्रूफ करा दिया था। लेकिन उसका एक प्रूफ ज्योमेट्रिकल मेथड से होता है जो मैंने नहीं कराया, तो मैं करा दूं। टॉर्क बच्चों इसके बारे में लिखो, इट इज द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। 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 बच्चों ये फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा फील करते हैं हम लोग, कोई बैग दो चलो, भारी तो नहीं है। देखो इसको हम लोग देखते हैं, जैसे बच्चों देखो ये बैग है, इसे मान लो इसका कुछ वेट होगा, इसका कुछ वेट होगा, तो अगर मैंने इसको यहाँ पे पकड़ा हुआ है तो मुझे थोड़ा तकलीफ हो रहा है, फिर मैं थोड़ा इसको ऐसे पास कर लूं तो तकलीफ थोड़ा कम हो रहा है, मैं थोड़ा इसको और पास कर लूं तो तकलीफ कम हो रहा है, यहाँ पे कर लूं तकलीफ एकदम कम हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या है बच्चों, हर केस में mg तो सेम था, मतलब हर केस में जो फोर्स लग रहा था नीचे वो सेम था, लेकिन जब वो दूर था तो तकलीफ क्यों हो रहा था, दूर था तो क्यों, क्योंकि बच्चों ये फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट था। तो मेरे बॉडी को दो चीज बैलेंस करना पड़ रहा था, एक इसके वेट को और एक इसके रोटेटिंग इफेक्ट। रोटेटिंग इफेक्ट को भी तो काउंटर करना पड़ रहा था, क्योंकि ये चाह रहा था कि ऐसे रोटेट करो। तो जो फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। जैसे इस फोर्स का एक रोटेटिंग इफेक्ट है ना, और यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि जितना ज्यादा ये वाला डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा रोटेटिंग इफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चों यहां पे याद रखो दो चीज होता है, एक होता है AOR,
AOR का मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR का मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक होता है POA, POA, POA का मतलब है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। AOR का मतलब बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये दो वर्ड है, बार बार टॉर्क में आपको देखना पड़ेगा। और POA का मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो बच्चों अभी जो मैंने बैग वाला एग्जांपल लिया, जो मैंने बैग वाला एग्जांपल लिया, उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या था, ये था। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था, याद रखना। जैसे अगर कोई चीज घूमती है तो उसमें एक नट डालना पड़ता है ना, इस तरह से। तो अगर कोई चीज घूम इस तरह से रही है, देखो कोई चीज अगर घूम इस तरह से रही है, ऐसे ऐसे खोल रहा हूं, ये ऐसे घूम रहा है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये माना जाए, ये पूरा माना जाएगा। तो ये घूम ऐसे रहा है, लेकिन इसका एक्सिस ऐसे माना है। एग्जाम्पल, भगवान का सुदर्शन चक्र, तो सुदर्शन चक्र घूम रहा है, उसमें जो भगवान की उंगली है वो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक लाइन होगी जिसके अबाउट वो ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा, उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना? फिर एक पॉइंट होगा जहां पे फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो बच्चों एक होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये बार बार आपको याद रखना है, ठीक है ना बच्चों? तो अभी वाले केस में ये आर क्या होता है, इसके बीच का दूरी, यहाँ पे मान लो एक फोर्स लग रहा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो टॉर्क कैसे डिफाइन होता है, टॉर्क कैसे डिफाइन होता है? तो बच्चों टॉर्क डिफाइन होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहां तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये फोर्स बिल्कुल 90 डिग्री पे लग रहा है बच्चों, ये फोर्स बिल्कुल 90 डिग्री पे लग रहा है। इसको समझने के लिए एक काम करते हैं बच्चों, जैसे मान लो मुझे दरवाजा दरवाजा ऐसे घुमाना है, ये फोर्स है, मैं एक फोर्स लगाने वाला हूं, मुझे दरवाजा खोलना है। तो दरवाजा खोलने के लिए फोर्स को 90 डिग्री पे लगाऊं तो दरवाजा इजीली खुल जाएगा। लेकिन अगर फोर्स मैं उसी डायरेक्शन में लगाऊं जिधर आर है, तो इसका रोटेटिंग इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। जैसे बच्चों ये आर, मान लो आर वाला वेक्टर ऐसा है, आर वाला वेक्टर किसके बीच में है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच में। तो बच्चों अगर मैं आर के डायरेक्शन में एफ को लगाऊं, आर के डायरेक्शन में एफ को लगाऊं, तो कोई भी रोटेटिंग इफेक्ट नहीं आएगा। अभी देखो ये अगर ऐसे खींच रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे घुमाना चाह रहा है ना, लेकिन अगर इसी फोर्स को मैं ऐसे कर दूं तो बेटा आप खोल नहीं पाएंगे, मतलब ये घूम नहीं पाएगा। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि फोर्स और जो आर है वो परपेंडिकुलर रहेगा तो बेस्ट रिजल्ट है। अभी हम फॉर्मूला भी पढ़ लेंगे, आर क्रॉस एफ करके होता है। लेकिन अभी आप ये समझिए कि बार बार अगर हमें ऐसे निकालना होगा, डॉट या टाउ का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो बेस्ट है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ निकालना। क्या निकालना, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। जैसे ऐसा भी आगे चल के होगा बच्चों कि आर ऐसे लग रहा हो, ऐसे लग रहा हो, फोर्स ऐसे लग रहा हो, ऐसा भी। ठीक है ना बच्चों? तो फोर्स का देखो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो फोर्स इस लाइन के लॉन्ग लग रहा है, इस लाइन के लॉन्ग लग रहा है ना। और बच्चों ये आर है, तो मुझे जब ये फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पे आर परपेंडिकुलर रखना है, न कि आर रखना। बेटा फोर्स, ये रॉड ऐसे टेढ़ा है और यहाँ पे फोर्स ऐसे एफ नीचे की तरफ लग रहा है, तो जब मुझे टॉर्क लिखना है तो आर नहीं लिखूंगा मैं, ये आर का एक कंपोनेंट लिखूंगा जो ये आएगा आर पर। तो इसीलिए मैं ये, अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो वो तो मैथ की बात, थीटा एंगल होगा तो आराम से निकल सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चों आपको हमेशा जब टॉर्क कैलकुलेट करना है तो आर नहीं लिखना है, आर नहीं लिखना है, आर का वो कंपोनेंट लिखना है जो फोर्स के परपेंडिकुलर हो। बेटा ये वाला आर फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं है, देखो ध्यान से, ये वाला आर फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन इसका एक कंपोनेंट फोर्स के परपेंडिकुलर। समझ में आया ना? तो बच्चों जब कभी भी आपको टॉर्क लिखना है तब आपको आर परपेंडिकुलर इंटू एफ लिखना है। ठीक है ना? तो पहला फॉर्मूला ये हो गया।
आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। बच्चों टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं हम लोग आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। अब कोई बच्चा कहे सर हम ये भी तो कर सकते थे, इस एफ का ही कंपोनेंट हम आर के परपेंडिकुलर निकाल लें। जैसे आपने आर का कंपोनेंट तोड़ा, कोई बच्चा ये कहते कि सर इसका ही कंपोनेंट हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसे निकाल लें और ऐसे निकाल लें, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा एफ का। तो एफ का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो तो टॉर्क नहीं देगा, लेकिन ये जो कंपोनेंट होगा एफ परपेंडिकुलर और एफ पैरेलल, ये टॉर्क दे देगा। तो बोलेंगे, अगर कोई बच्चा ऐसा कहता तो हम कहेंगे हाँ ये भी सही है। तो उस समय इसी फॉर्मूले के आगे लिख देंगे आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। तुमसे जो निकल जाए, तुमसे जो निकल जाए, तुम्हें आर का देखो बेटा, ये एफ पैरेलल वाले का कोई टॉर्क नहीं आएगा, एफ परपेंडिकुलर वाले का टॉर्क आएगा। इसी तरह से आर का भी दो कंपोनेंट तोड़ोगे, इधर वाले कंपोनेंट का टॉर्क नहीं आएगा क्योंकि वो एफ के पैरेलल होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों फॉर्मूला चलेगा। एक ड्राइंग बना लो, कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए एक ऐसे सिंपल सा ड्राइंग बना लो। ये आर है, एफ ऐसे लग रहा है, तो ये लिया है, तो ये आर परपेंडिकुलर हुआ, ये आर पैरेलल हुआ। तो इस केस में बच्चों इसका टॉर्क आएगा, इसका टॉर्क नहीं आएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस कि आर को ऐसे ही रहने दें, मतलब आर इस तरह से आ रहा था, एफ ऐसे था, तो अब की बार आर को वैसे ही रहने दें। इस एफ का दो कंपोनेंट तोड़ लें, एक इधर की तरफ एफ परपेंडिकुलर और एक इधर की तरफ एफ पैरेलल। तो बेटा एफ पैरेलल का कोई टॉर्क नहीं आएगा, एफ परपेंडिकुलर का टॉर्क आएगा। तो बेटा पैरेलल का टॉर्क क्यों नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? फोर्स इधर लगेगा तो घुमा नहीं पाएगा, या अंदर भी लगाएगा तो घुमा नहीं पाएगा। फोर्स लगाने के लिए तो फोर्स कुछ एंगल पे होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको ये बात समझना है कि टॉर्क कितनी चीज पे डिपेंड करता है। बच्चों टॉर्क डिपेंड करता है आर पे, एफ पर। आर क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन एप्लीकेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है ना, शुरू करें? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों हम इन्हीं फॉर्मूले का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जो ऊपर दो फॉर्मूले हैं। बाकी लिखने के लिए मैं दूसरे भी फॉर्मूले लिख दे रहा हूं, अदरवाइज हम इस्तेमाल ऊपर वालों का ज्यादा करेंगे, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते बच्चों, चले आगे। जैसे मान लो क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट है, पीछे का नोट कर लिया, ड्राइंग बना लिया था ना दोनों बच्चों, बना लिया था ना। दोनों तरीका है आपके पास टॉर्क कैलकुलेट करने का, दोनों तरीका है। बन गया सबका, डन है। देखो आगे चले, अब देखो इधर, देखो बेटा, अब मान लो ऐसा है, ये आर है और बेटा एफ ऐसे लग रहा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो बेटा फिर से पुराना काम करके हम चाहते हैं कि वेक्टर फॉर्म में कुछ बनाना चाहते। तो बेटा देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, एफ का कंपोनेंट तोड़ दूं, एफ का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, एफ साइन थीटा। बेटा देखो आर और एफ के बीच का एंगल थीटा है। देखो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, उनके टेल को ज्वाइन करते हैं, उनके टेल को ज्वाइन करते हैं, और जो मिनिमम एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा। तो बेटा आप अगर आर को आगे बढ़ाओगे तो ये बीच का एंगल कितना होगा, समझ रहे हो कि नहीं? आपको एंगल अगर आर और थीटा, आर और एफ के बीच का दिया हो, जैसे ये वाला एंगल आर और एफ के बीच का, कैसे पता मुझे, इन दोनों के टेल को ज्वाइन करो, तो मिनिमम एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला इधर बनेगा एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना, टॉर्क का, टॉर्क का फॉर्मूला बना आर एफ साइन, बना कि नहीं? उल्टा भी करके देख लो, उल्टा भी करें क्या? परेशान करूं? ठीक चल रहा ना, आर एफ कॉस थीटा, आर एफ साइन थीटा। अगर बच्चों ऐसा करे कोई नेक्स्ट स्टेप में बोले कि नहीं मैं आर का कंपोनेंट तोड़ लूंगा, अरे घबराओ मत, 386 ये एफ ऐसे है बच्चों, तो आर को एक्सटेंड करके आगे ऐसे बना सकता हूं, ये आर है आपका, इसको एक्सटेंड कर दिया वेक्टर, ये वाला एंगल थीटा है,
तो बेटा आर का एक कंपोनेंट अलोंग द एफ आएगा और एक उसके परपेंडिकुलर टू द एफ आएगा। तो आर का जो कंपोनेंट इधर आएगा, आर का जो कंपोनेंट इधर आएगा, चेक करो, आर का कंपोनेंट हमें ब्रेक करना है। तो along the force and perpendicular to the force। तो बच्चों देखो along the force कौन सा कंपोनेंट आएगा इसका, ये पर आर परपेंडिकुलर होगा, ये होगा आर साइन थीटा, और along the force कंपोनेंट क्या आएगा, आर कॉस थीटा। यहां देखो बच्चों आर था ऐसे, इसका एक कंपोनेंट फोर्स की तरफ और एक उससे परपेंडिकुलर ब्रेक किया, तो फोर्स वाला क्या है, आर कॉस थीटा, और इसका क्या आएगा, आर साइन थीटा। बच्चों तो जो फोर्स के डायरेक्शन में आर होगा वो टॉर्क नहीं देगा, अभी आपको समझाया था सेम डायरेक्शन में। तो यहां से भी टॉर्क का फॉर्मूला निकालोगे तो कितना निकलेगा, आर एफ साइन। तो मैं इससे ये बताना था, तुम किसी का भी कंपोनेंट तोड़ दो, चाहे तुम्हें जो आसान लगे, तुम एफ का तोड़ दो, तुम आर का तोड़ दो, जो तुम्हें अच्छा लगे, जिसमें तुम्हें आसानी लग रहा हो। जैसे इस केस में आपको एफ आसान लग रहा होगा, कई केस ऐसा आएगा जिसमें आर आसान होगा, दोनों केस में आंसर सेम है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये ए बी साइन थीटा टाइप का कुछ लग रहा है क्या बच्चों, ये ए बी साइन थीटा टाइप का लग रहा है क्या कुछ। तो इस टॉर्क को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब देखो या तो जो दो चांस है, या तो आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं, या तो एफ क्रॉस आर लिख सकते हैं। तो उसको हम लिखते हैं आर क्रॉस एफ, डायरेक्शन की वजह से। ठीक है ना, तो टॉर्क का वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, ये फाइनल फॉर्मूला है। मैग्नीट्यूड निकालना हो आर एफ साइन थीटा, देखो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कुछ भी फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो तुम आर एफ साइन थीटा लगा लो, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ लगा लो, एफ परपेंडिकुलर इंटू आर लगा लो, जो तुमसे निकल जाए वो लगा लो, तुम्हारे ऊपर है, जो निकल जाए वो लगा लो। बाकी टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टाउ की यूनिट क्या होगी, हाँ क्या बात कर रहे हो, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, और किसकी यूनिट होती है, वर्क की। तो इसकी यूनिट कितनी होगी बच्चों, इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर और जूल। अब देखो टॉर्क की यूनिट जूल है, ये मत कहना कि एनर्जी है, ये मात्र एक इत्तेफाक कहा जाएगा, ठीक है ना। फोर्स के रोटेटिंग इफेक्ट का यूनिट जूल आता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये एनर्जी है। हाँ क्या बेटा, ये इत्तेफाक आया है। जैसे आगे आप पढ़ेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट सेम आता है। चलिए चलिए, छोड़ दूं मैं, छोड़ दूं आज। अच्छा बताओ, फिजिक्स में तो पीछे नहीं ना अभी, जो हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहेगा, फिजिक्स सही चल रहा है ना आपका, तो भाई आपका तो आगे भी पढ़ा दिया उन्होंने, तो उसका नहीं, और किसी का फिजिक्स तो पीछे नहीं है, आप लोगों में भी शुरू कर दिया क्या, ग्रेविटेशन खत्म हो, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने पेज के हिसाब से चलेंगे। चलो हम जितना हो पाएगा करा देंगे, बाकी थोड़ा थोड़ा करते रहना, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नंबर कम है, लेकिन मैं अच्छे से खत्म करना चाहता हूँ, उसमें परेशानी। ठीक है जाओ बच्चों, थोड़ा अच्छे से खत्म करेंगे बस इस